अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, वफाकी काबीना के इजलास में मरियम नवाज़ साहिबा का नाम ECL से ना निकालने का फैसला हुआ है क्योंकि कुछ अर्सा पहले जो है ये बातें चल रही थी कि उनका जो पासपोर्ट है वो कोर्ट के पास है, वो बाहर ट्रेवल नहीं कर सकती। लेकिन बाद में हमने देखा कि उन्होंने दरख्वास्त भी जमा कराई और बाहर जाने के लिए भी अब वो कोशिशों में लगी हुई हैं। बहुत सारी अब भी जो है ये कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हैं कि ये कोई डील हुई है या क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की परमिशन मिली। और ये भी कहा जा रहा था कि मरियम नवाज भी चली जाएंगी और अब वो बातें सच हो गई हैं, अब वो कोशिशों में लगी हुई हैं। लेकिन काबीना के इजलास में ये फाइनलाइज हुआ है कि तमाम तर सिचुएशन में अभी इस वक्त जो है उनको इजाज़त नहीं मिल सकती जाने की। लेट्स सी फिर वो बाद में कब ट्रेवल करती हैं, लेकिन इस वक्त उनको जाने की परमिशन नहीं मिली। साथ ही साथ राना सनाउल्लाह साहब को जो है लाहौर हाई कोर्ट ने जो है उनको जमानत दे दी है। कुछ अर्सा कबल जो है स्मगलिंग केस में जो है उनको ड्रग स्मगलिंग केस में उनको पकड़ा गया था और अब जो है उनको 10-10 लाख के 2 मचलकों के एवज जो है उनको जमानत मिल गई है। एहसन इकबाल साहब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते दिखाई दिए हुकूमत के ऊपर और अब फाइनली नैब ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। मरियम औरंगजेब का कहना यह है कि हुकूमत के ऊपर जब उन्होंने तनकीद किया है इसी वजह से ये रिएक्शन है, यानी कि वो एक बार फिर नैब के ऊपर जो है क्वेश्चंस रेस कर रहे हैं। जिस तरह नैब से बहुत सारे शिकायत या फिर सवालात होते हैं अपोजिशन जमातों को, उन्होंने एक बार फिर अपना जो है वो इजहार किया है इस सिचुएशन और सिनेरियो में। साथ ही साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से PMLN का स्टांस है कि वज़ीर आज़म साहब खुद को ताकतवर साबित करने के लिए आर्मी चीफ साहब के कानून के ऊपर या कानून साजी के ऊपर काम नहीं कर रहे। ये कैसा स्टांस है, ये कैसा एक उनका एक परसेप्शन है, इसके ऊपर भी बात करेंगे ना। और ओवरऑल सिचुएशन जो नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हवाले से उस पर भी कुछ बात करेंगे। क्या बेज़ाब्तगियाँ हैं हमेशा से जब भी किसी को पावर मिलती है, क्यों आखिर उसको मिसयूज़ किया जाता है, क्यों बार बार वही रेफरेंस आयद होता है, या तो फिर एसेट बियॉन्ड इनकम उनके ऊपर जो जितने भी हमारे तमाम पॉलिटिशियंस हैं, एक ये रेफरेंस कॉमन है। दूसरा रेफरेंस ये इनके ऊपर कॉमन है कि जब उनको जो पावर मिलती है उसको मिसयूज़ करते हैं। ओवरऑल कुछ इकॉनमी को भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है अदील अहमद, MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ मौजूद है शुजा हैदर, तजियाकार हैं और गेस्ट में प्रोग्राम में कॉल पे भी ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करती हूँ। अदील, एक जो PMLN का स्टांस आ रहा है हुकूमत के हवाले से कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं ताकतवर साबित होने के लिए जो है कानून साजी नहीं कर रहे, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुझे लगता है आप पास्ट के वज़ीर आज़म जितने भी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स गुजरे हैं या जो भी हुक्मरान गुजरे जमहूरी, उनमें अब तक सबसे जो ताकतवर वज़ीर आज़म सामने आए हैं वो इमरान खान साहब आए। अब इसमें अपोजिशन को तो ऑब्वियसली कोई ना कोई बात तो उन्होंने कर दी है, लेकिन जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और पहली दफ़ा जो हमारी हुकूमत है और जो अफवाज पाकिस्तान है, वो जिस कोलैबोरेशन और जिस तरह कोऑर्डिनेशन के साथ आपस में जो एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ चल रहे हैं, तो इस पर काफ़ी सारे लोगों को जो है वो तकलीफ़ परेशानी है। लेकिन ये हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ के ताकत का मुजाहरा करने के लिए, ताकत के लिए वो कानून साजी कर रहे हैं, क्या ये इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखें, ताकत तो एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो मुल्क का होता है जी, तो पावर्स तो सारे उसी के पास होते हैं, और जो मुल्की इदारे हैं वो सारे मातहत होते हैं जी। तो इससे ज़्यादा जो है वो और पावर्स और वो कानून कोर्ट की तरफ से जो हमारी, वो तो सबने देखा, वो पूरा एक चला मीडिया के ऊपर भी। लेकिन आखिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अभी फाइनल डिसीजन नहीं ले रहे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने का फैसला आप लोगों ने किया, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पैरा 66 के हवाले से और जज की अपनी कॉम्पिटेंस के हवाले से सवाल रेज किया था। लेकिन इस काम के ऊपर क्या करेंगे? ये दो चीज़ें, एक तो मुशर्रफ साहब के वर्डिक्ट के हवाले से, वो आपने जो सवाल किया था वो आर्मी चीफ के उस पे, ये दोनों को आपको जो है क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। वो स्पेशल जो आर्मी चीफ का मामला है वो तो स्पेसिफिकली जो है वो उनके कोर्ट की डायरेक्शंस पे और जो सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात आए उस हवाले से जो है उस पे कानून साजी और उस पे नज़रसानी होगी। जो मुशर्रफ साहब का कब होगी, ये सवाल है।
6 महीने का टाइम है, उसी में हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आर यू श्योर 6 महीने में हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, वो आराम से हो जाएगी, कोई किसी किस्म की उसमें रुकावट भी नहीं आएगी। क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक्सटेंशन का जो मामला है उसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा मैसअप हो गया मामला, और जो क्यानी साहब थे उनका भी एक्सटेंशन हुआ इसी नोटिफिकेशन के ऊपर हुआ। फिर अगर ये कलअदम है तो फिर तो उसको भी नल एंड वॉइड करार दे देना चाहिए था, लेकिन उस वक्त ये मामला रेज नहीं हुआ। अब इस सिचुएशन में ऑलरेडी जब इतना मैसअप हो चुका है और आप लोग का टाइम गुजरता जा रहा है, लेकिन अब तक हमें कोई रिजल्ट्स नहीं दिख रहे कि क्या कोई जेन्युइनली कानून साजी के लिए आप लोगों ने कुछ डिसाइड कर लिया है कि वेयर टू गो, क्या डायरेक्टली आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट्स करेंगे, या फिर जिस तरह एतजाज हसन साहब कहते हैं कि जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो है उनका राइट है, वो एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, वो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं, इस पूरे केस को खराब किया गया है। देखें, ये आपने बजा फरमाया कि पहले भी इस तरह का ये चलता रहा है, इसी 72 साल से मुल्क जो है वो इसी कानून और आइन के तहत चल रहा है, और जो आइन के अंदर जो प्रोविजंस हैं उसी के मुताबिक वज़ीर आज़म को और सदर पाकिस्तान को जो है वो उनका ये इख्तियार है कि वो गवर्नर्स अपॉइंट कर सकते हैं, वो आर्मी चीफ अपॉइंट कर सकते हैं, वो दीगर जो अटॉर्नी जनरल है और इस तरह की बड़े अहदे हैं जो उनकी सवाबदीद है वो उसको कर सकते हैं। अब पहली दफ़ा जो है वो हुकूमत पाकिस्तान में इस तरह से आई है कि जो एक स्टेटस को के ख़िलाफ़ लड़ते हुए आई है, दो बड़ी पार्टीज़ को शिकस्त देकर जो है वो आई है और निज़ाम की तब्दीली का एक मिशन लेकर आई है। तो जब आप निज़ाम की तब्दीली की तरफ जाते हैं और जब आप एक माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो स्टैंड लेते हैं और अगेंस्ट द टाइड चलते हैं, तो उसमें मुश्किलात सामने आती हैं। उसमें इस तरह की एक नहीं दो नहीं बहुत सारी चीज़ें आती हैं और आती रहेंगी आगे भी। तो मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूँ कि ये नथिंग मोर देन डाइवर्जन या हुकूमत को परेशान करना या तंग करना, उस हवाले से जो है वो कभी कोई पटिशन आएगी कभी कोई पटिशन आएगी, बट इस पे फ़ौज और हुकूमत जो है वो मिल के इंशाल्लाह इस पे जिस तरह से अगर आर्मी एक्ट में भी करना पड़ा तो वो भी फ़ौज की कंसेंट के साथ इंशाल्लाह करेंगे, और कानून या आइन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया उस पर भी होगी। बाकी जो मुशर्रफ का मामला है जिस पे आप कह रही हैं, तो वो जो फैसला है वो पूरे पाकिस्तान ने पढ़ा, पूरे कौम ने पढ़ा वो, और वो कोई सेन लेकिन ये भी कहा जा रहा है एग्जैक्टली दैट्स नॉट एक्चुअली अ सेन डिसीजन और वर्डिक्ट, लेकिन इस पर ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो है इस जब ये केस अंडर प्रोसीडिंग्स है, अंडर ट्रायल था, आप लोग इसको विड्रॉ कर सकते थे क्योंकि स्टेट इटसेल्फ पार्टी है केस में, तो आप लोगों ने उस वक्त इसको सीरियसली नहीं लिया। देखिए, वो जो केस था उसमें भी मेरे ख्याल से बीच में कोई रिपोर्ट्स आ रही थी कि हुकूमत ने जो है वो कोर्ट से रिक्वेस्ट की है, बट ये केस कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं फाइल किया था। लेकिन अभी तो आपने देखना था ना, जब नेशनल इंटेग्रिटी की बात हो रही है, ऑपोजिशन जमातें हर तरह से अभी आपको एक्यूज कर रही हैं इस केस में। नहीं, देखें, ऑपोजिशन जमातें तो हर बेहुदा और फजूल किस्म की बातें करते हैं। ये केस किया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, और अदालतें इस मुल्क की आज़ाद हैं, लेकिन हमें पहली दफ़ा पता चला है कि आज़ाद होने के साथ साथ जो है वो शुत्र अनफॉर्चुनेटली मिसयूज ऑफ पावर हर इदारे में चल रहा है। तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पे वो करेगी अपना, और अदलिया के अंदर जो फ्लॉज पाए जा रहे हैं उसको भी वो इंशाल्लाह वो करेंगे। जी, शुजा हैदर साहब, इस सिचुएशन में जहाँ पे हुकूमत को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है आर्मी चीफ साहब के एक्सटेंशन के मामले के ऊपर कि मैस पूरा क्रिएट हो गया इटसेल्फ, हालांकि वो एक पिटिशन दायर करने के बाद और फिर और बहुत सारे इशूज़ उसमें बीच में आए, उस वजह से हुआ। फिर मुशर्रफ साहब के वर्डिक्ट के मामले के ऊपर भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। आपकी क्या राय है सिचुएशन में? क्या वाकई हुकूमत ने जो है कोई केयरलेसनेस का मुजाहरा किया है या अपनी अटेंशन वहाँ पे इन मामलात में नहीं रखी? अलविना, देखिए, जहाँ तक की बात है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का, इससे पहले हमारे साथ कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि कियानी साहब की एक्सटेंशन हुई। इससे हमारे यहाँ आम तौर पे ब्यूरोक्रेसी में सिस्टम ये होता है कि एक सिस्टम आपका एक पेपर बन गया, अब उसके ऊपर मक्खी पे मक्खी मारते चले जाते हैं और वो एक एग्जाम्पल बन जाती है और उसको ऐसे ही चलाया जाता है। तो वो ऐसे ही चल रहा था जैसे दूसरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक्सटेंशन हुआ करता था, ऐसे ही इनके भी वकला ने, इनके भी जो भी थे लोग, उन्होंने आगे बढ़ाया मामले को। लेकिन ये हमें एकदम से हैरानी की बात पता चली कि अदलिया की तरफ से ये फैसला आया कि नहीं जी, आप आर्मी चीफ को जो है
वो इस तरीके से एक्सटेंशन नहीं दे सकते और हम आपको 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, और वरना आप जो है आर्मी चीफ को एक्सटेंशन बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब की काफ़ी इसमें डिटेल्ड एनालिसिस रहा। उन्होंने शुरू से लेके अब तक उनका एक ही स्टांस रहा इस पर, बेशक उनकी पार्टी का स्टांस कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने क्लियरली कहा कि यहाँ पे जो है लॉ को सही से इंटरप्रेट नहीं किया जा रहा। तो क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपको कंफ्यूज लग रही है कि जो लॉ की इंटरप्रिटेशन है वो दुरुस्त नहीं हो रही है, लीगल टीम कोई ठीक तरह रास्ते पे काम नहीं कर रही है, क्या मेरे सिचुएशन? ख्याल में एम्बेरसमेंट तो है कि अचानक जो है उनको ये बात पता चली है कि ये सिस्टम जो चल रहा था, जो एक्सटेंशन जिस तरीके से हर दफ़ा दी जाती थी, अब वो पता चल रहा है कि नहीं जी ये सिस्टम सही नहीं है। तो अब उन्हें जाहिर है कि एम्बेरसमेंट है कि हम इसको किस तरीके से सही लेकिन करें, शुजा किस तरह साहब, पेश अनदर करें। क्वेश्चन इमर्जेस है कि जो अपोजिशन जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनकॉम्पिटेंट कह रही हैं, इस दौरे हुकूमत को इनकॉम्पिटेंट कह रही हैं, तो क्या वो खुद कॉम्पिटेंट थी? क्योंकि उन्होंने भी तो यही नोटिफिकेशन अप्लाई किया था, बहुत सारी कंफ्यूजन है, नोटिफिकेशन भी यही था, फिर उसके बाद एतजाज हसन साहब कहते हैं इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी चीज़ पे साइलेंट है तो इट मीन्स कि वो सेंसिटिव मामला है। देखिए बात यह है कि अदलिया का एहतराम अपनी जगह, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जब एक यके बाद दीगरे फैसले जो है मुसलसल ऐसे आने लगे कि जिस पे लोग जो है वो खुद हैरान हो जाए कि ये क्या हो रहा है, इसमें क्वेश्चन रेज करना शुरू कर दिया। एतजाज अहसन जो है मेरे ख्याल में कानून के ऊपर एक अथॉरिटी हैं, जब वो इस बात को ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग फिशी देयर। अच्छा, हमारे यहाँ हर इदारा जो भी ताकत में आ जाता है तो फिर उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। मैंने अभी एक जज साहब का बयान सुना कि जनाब जज जो है सिर्फ अल्लाह ताला को जवाब दे। जी, मैं तो हैरान रह गया कि ये मैंने देखी अलविना, मैंने अमेरिका की अदालतें देखी हैं, मैंने कनाडा की अदालतें देखी हैं, जापान की अदालतें देखी हैं। जो मुंसिफ की कुर्सी पे जो आदमी बैठा होता है वो बड़ा बुर्दबार, बड़ा गैर जानिबदार और बड़ा मुतहम्मिल मिजाज, और एक उसके फैसले में एक ताकत होती है। मैं यहाँ पे जिस तरह आपने ये अभी बात की इस पे जो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस है उसमें, क्योंकि इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस जो है बेसिकली इट्स एसेंस ऑफ कुरान पाक एंड सुन्ना, और वही लॉ इम्प्लीमेंट होता है। अब उसमें भी जो मुंसिफ है उस हवाले से जो है कुरान पाक में सूरत में पूरा कैटेगोरिकली मेंशन है कि सूरह मुआहिदा में कि क्या कैटेगरी होनी चाहिए, क्या उसकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, तमाम तर कैटेगरी उसमें लिस्ट हुई हुई है। तो उसके बावजूद वो जब बंदा पढ़ता है वो आयात और वो उसका जो तर्जुमा समझता है तो वो काफ़ी मतलब बंदे को खौफ तारी होता है कि इतनी ऐसी पोजीशन है कि आपसे कुछ भी गलती हो गई तो आपकी पकड़ दीन दुनिया दोनों में होगी। लेकिन क्या अब इस वक्त विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको लग रहा है दुरुस्त काम हो रहा है? देखिए, मैं तो पहले से कहता आ रहा हूँ कि हमारे यहाँ जुडिशरी में और पूरा प्रोसिक्यूशन सिस्टम जो है उसमें पूरे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हर जगह इतने लूप होल्स हैं कि अभी आप सुन रहे हैं एहसन इकबाल साहब गिरफ्तार हुए, थोड़े दिन बाद हम सुन लेंगे कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब भी रिहा हो गए, राना सनाउल्लाह साहब रिहा हो गए, हनीफ अब्बासी साहब को उम्र कैद की सज़ा हो गई थी, थोड़े दिन बाद पता चला वो भी बाइज्जत बरी हो गया वो भी। अच्छा, मुशर्रफ के फैसले में एक जज ये कह रहा है कि जनाब उन्होंने कोई आईन नहीं तोड़ा, इक्विट कर दिया, उन्होंने कोई आईन ही नहीं तोड़ा। एक जज कह रहा है नहीं जी फांसी होनी चाहिए, तीसरा जज कह रहा है कि 3 दिन तक उनकी लाश को लटकाना चाहिए। ये तो रिपीट करते हैं, अजीब सा फील होता है ये बार-बार ये खबर सुनते हुए अजीब सा लगता है। सबसे पहले जब मैं समझता हूँ कि मुशर्रफ साहब का वकील सिर्फ इतना कह दे कि जो फैसला आया है उसमें जज जो है वो गैर जानिबदार नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम सुन रहे हैं कि जनाब एक जज साहब जो हैं उनके शहबाज शरीफ की उनकी बड़ी करीबी रिश्तेदारी थी। तो अगर चीफ अपना मुशर्रफ साहब के ये वकील ये नुक्ता रेज कर दें कि जनाब उसकी चीफ जस्टिस की जो भी जज थे उनकी जो गैर जानिबदारी जो है वो मशकूक है, तो उसी वक्त फैसला खत्म हो जाता है। उनका न्यूट्रल ना होना जो है इटसेल्फ जो है बहुत सारे सवालात रेज करता है कि इस तमाम सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी। तो स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाजरीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सैयद रियाज शाह साहब ने भी, मामिन खुसूसी वज़ीर आला सिंध हैं। आपको भी प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। सर, व्हाट्स योर स्टांस ओवर द केस कि पाकिस्तान में जो है इस सिचुएशन में, सिनेरियो में कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को वैसे भी इसके ऊपर बहुत सारे सवालात रेज होते हैं और अपोजिशन जमातें जो है इसको ऑटोनॉमस नहीं मानती। अभी कुछ अर्सा पहले हनीफ अब्बासी साहब का जो है अरेस्ट होना, फिर रिहा होना, अब राना सनाउल्लाह साहब का रिहा हो जाना जमानत पे, और अब फिर जो एहसन इकबाल साहब हैं वो अरेस्ट हो गए हैं। ये अरेस्ट होना और फिर उसके बाद रिहा होना, फिर उसके बाद क्वेश्चंस इसके ऊपर रेज करना, इस सिचुएशन पे आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हमारी पार्टी का तो वही स्टांस रहा है, हमेशा हमने यही बोला है कि ये एक इंतकामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, नैब कर दी कि जैसे जितने भी लोग
पकड़े जा रहे हैं उन पे ज़्यादातर लोगों पे कुछ साबित नहीं हो रहा। जैसे राना सनाउल्ला हो गया, साईं खुर्शीद शाह हो गया, मैडम फरयाल हो गई, आसिफ अली जरदारी साहब और नून लीग के काफ़ी लोग हैं, उन पे आज तक कोई भी साबित नहीं हुआ। तो रिसेंटली जो बोलने वाले लोग हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, एहसन इकबाल हैं उनमें से, उनको भी इन्होंने जो है अंदर आपको लगता है ये तमाम तो रेफरेंसेस ऐसे ही बन जाते हैं? जाहिर बात है, क्योंकि इनके लोग हाफ कैबिनेट जो पीटीआई की बैठी हुई है या इनके इत्तेहादी हैं सारे, तकरीबन उन पे नैब के केस है। लेकिन मगर सर उनको ये कोई बेज़ाब्तगियों का केस बनना, ये एसेट बियॉन्ड इनकम का केस बनना, ये केसेस क्यों बनते हैं? देखिए ये कोर्ट पे छोड़ते हैं ना, अगर ये साबित होंगे या कोई सच होगा इसमें या कोई हकायक हो गए तो वो सामने आ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब के केस में क्या देखते हैं? नवाज शरीफ कन्विक्शन के बाद भी वो बाहर बैठे हुए, इन्होंने छोड़ा, इन्होंने अपने हाथ से उनको जाने दिया। अच्छा। पीएम साहब ने खुद पहले भी 2 मरतबा वो आराम से जा चुके हैं। नवाज खुद शरीफ इनकी साहब रिपोर्ट्स देखी, उन्होंने कहा कि वाकई ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने जाने दिया, उनकी तबीयत खराब होगी। एंड व्हाट्स योर टेक कि वो प्रीवियसली 2 दफा जो जा चुके हैं उस पर, यानी पाकिस्तान में तो ये जो सिस्टम है वो तो वैसे ही चलता रहता है। अभी तो उनकी जो तबीयत खराब है उसकी वजह से उनको जाने दिया है, मेरे ख्याल में उनका प्लेटलेट्स का मसला है, तो इसलिए। बाकी उसके बाद भेजने के बाद ये बातें नामुनासिब थी जो ये कह रहे थे कि वो जहाज में जाके सेट हो गए या वहाँ पे मीटिंग्स कर रहे हैं या क्या, मतलब ये भी आपने अपने हाथ से उनको जाने दिया है। बाद में जो है आप बातें करना, तो ये फिर नामुनासिब चीज़ है, या तो आप उनको जाने ना देते। ठीक है रियाज साहब, मैं आपसे यहीं से कंटिन्यू करूंगी। हमें कॉल पे ज्वाइन किया है वहीद गुल साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जो एहसन इकबाल साहब हैं वो ओवरऑल हुकूमत के कुछ केसेस के ऊपर जो कंटेम्प्रेरी केसेस थे उस पर काफ़ी तनकीद कर रहे थे। तो मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि उस तनकीद के जो एक्शन में हुकूमत ने उनको गिरफ्तार करवाया हुआ है। आखिर आप लोग का जो नैब से ये गिला है ये क्यों ख़त्म नहीं होता? आपको क्यों लगता है कि ऑटोनॉमस इदारा नहीं है, आप लोग के ऊपर रेफरेंसेस बनाए जाते हैं और अरेस्ट करवाया जाता है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए मेरा ख्याल है कि अब इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है कि नैब जो है वो इमरान और नैब गठजोड़ जो है वो तमाम लोगों के सामने आ चुका हुआ है कि जब भी आप हुकूमत के किसी फैसले के ऊपर जब रिएक्ट करते हैं और जब बात करते हैं, क्या एहसन इकबाल साहब पिछले चलिए 1.5 साल से वो इस मुल्क के अंदर मौजूद नहीं थे? क्या ये केसेस जो है जो आज इन्होंने बनाए हैं वो इससे पहले जो है वो ये नहीं बना सकते थे? ये उसी वक्त ही फैसले उनको जो है वो अंदर करना मकसूद था कि जब उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के फैसले के ऊपर जो है वो रिएक्ट किया है, तो क्या उसके ऊपर बात करना भी इस फैसले के ऊपर जुर्म बना दिया गया है? इस फैसले के ऊपर तो और भी लोग तनकीद कर रहे हैं। बात करेगा, उसकी तारीफ में बात करेगा कि एक अच्छा फैसला हुआ है मुल्क के लिए, और अगर ये 50 साल पहले हो जाता तो शायद कोई मार्शल लॉ जो है वो ना लगती। अच्छा, इससे परफेक्शन आ जाएगी इस केस से सर? मैं समझता हूँ कि एहसन इकबाल साहब एक ऐसी शख्सियत है कि उनका बड़े से बड़ा नाकदीर भी जो है वो कम से कम ये जरूर कहेगा कि ये एक ऐसा बंदा है तो जो जिसने मुल्क के अंदर हमेशा तरक्की की बात की है और एक विजन की बात की है। तरक्की की बात करना, तरक्की के लिए काम करने में डिफरेंस होता है। वो जो है मुलव्वस रहा। मुझे आप बताइए ना कि 1.5 अरब के मंसूबे के अंदर 6 अरब रुपया जो है वो करप्शन किस तरह से हो सकती है? अच्छा सर, इस सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि इंतकामी कार्रवाई है तो आखिर ये 2 केसेस, मेरा सवाल बेसिक ये है आपसे कि या फिर एक रेफरेंस जो है बनता है आप लोगों के ऊपर कि एसेट बियॉन्ड इनकम, दूसरा रेफरेंस आप लोगों के ऊपर बनता है कि उन्होंने अपनी पावर्स का मिसयूज़ किया। तो आपको लगता है कि पावर्स का मिसयूज़ नहीं हुआ, और अगर मिसयूज़ नहीं हुआ तो फिर तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब नवाज शरीफ साहब कन्विक्शन के बावजूद बाहर ट्रैवल कर गए तो फिर तो कोई मसला ही नहीं अगर एहसन इकबाल साहब बेकसूर हैं। आज मिसाल आपके सामने आनी गई कि राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जो है किस तरह के जो केसेस बनाए गए थे, और ये लाहौर हाईकोर्ट में कर दी ना जमानत। लाहौर हाईकोर्ट में तो माशाल्लाह से फैसले आ जाते हैं। उसको अंदर रखा गया और इस कदर ये इन्होंने काम किया कि शायद पाकिस्तान की तारीख नहीं मिलती कि किसी अपने मुखालिफ को, सियासी मुखालिफ
मुझे इस बात का जवाब दे कि आज जब बिलावल भुट्टो साहब ने इस फैसले के ऊपर रद्द किया है तो नैब जो है वो उसको तलबी कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। चाहिए तो ये था कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के बारे में जो दिया हुआ है उसके ऊपर नेक्स्ट डे नीलम वैली के ऊपर भारतीय अफवाज ने हमला किया, सिविलियंस को वहां पे मारा, वहां पे शहीद किया सिविलियंस को, फौजियों को शहीद किया। नेशनल इंटेग्रिटी पे सवालात उठ रहे हैं सर इस फैसले से, बहुत सारे मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। ऑपोजिशन जमातें लेकिन सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसलिए सपोर्ट कर रही है क्या क्योंकि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिराने में जो है उनका हाथ था, लेकिन एक तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये उन्होंने हाई ट्रीजन किया ही नहीं है क्योंकि ये गैर आईनी काम नहीं किया उन्होंने। आइन में इमरजेंसी नाफिज करना लीगल है और फिर पार्लियामेंट और ओवरऑल कोर्ट्स की रूलिंग इसके ऊपर आ चुकी थी, तो आखिर फिर उन्होंने कौन सा कानून तोड़ दिया था, कौन सी कानून शिकनी की थी, ये सवाल उठता है। एक सियासत के 35 साल से तालिब इल्म है, अगर सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई ऐसी कोर्ट बाहर से वजूद में आ गई है कि जो ये कहती है कि उसने ये जुर्म नहीं किया और उसको मान लिया जाए तो फिर ठीक है, फिर वो इस मुल्क को इस तरह से चलता रहने दिया जाए। ये फैसला तो हमने नहीं किया, किसी पार्टी ने नहीं किया, जिस तरह के फैसले क्या वो पीटीआई करती है। ये फैसला एक सुप्रीम कोर्ट ने किया है और हाई कोर्ट ने किया है और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर किसी ने जाना तो स्पेशल कोर्ट ने किया है सर, स्पेशल कोर्ट ने किया था ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसमें शायद हो सकता है इंटरवीन करना पड़े सुप्रीम कोर्ट को। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, थैंक यू सो मच। सर, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अब जो जिस तरह पीएमएलएन का स्टांस है वही पीपल्स पार्टी का स्टांस भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पुरानी फुटेजेस आप देख लें तो वो क्लियरली इस बात का सबूत देती हैं कि मुशर्रफ साहब ने इलीगल इंटरवीन नहीं किया। वो उस वक्त की दौर की जो है वो ज़रूरत थी और ओवरऑल लीगल तरीका कार से किया गया था। तो अब पीपल्स पार्टी का स्टैंड डिफरेंस क्यों है? देखिए, ये फैसला स्पेशल कोर्ट ने दिया है और रेस्पेक्टेबल जो हमारे चीफ जस्टिस और उनके जो 2 जजेस और थे उन्होंने दिया है और उस पे हम तो कोर्ट पे एहतराम करते हैं, उनके फैसले पे भी एहतराम करते हैं। भुट्टो साहब को जो फांसी दी थी उस फैसले का भी एहतराम करते हैं? नहीं, भुट्टो साहब को फांसी आई थी उस पे तो जाहिरी बात है, देखें वो भी कोर्ट्स ने बाद में माना था ना कि उन्होंने गलत किया, ऐसा प्रेसिडेंट उन्होंने सेट किया था जो कि हिस्ट्री में नहीं माना जाता था, नाजायज हुआ उनके साथ। हम इस फैसले को तो हम मानते हैं, पीपल्स पार्टी के सारे जो भी लोग हैं, बाकी एक जो ऑपरेशनल नहीं है जो पैरा है 66 वाला, उस पे तो हम कहते हैं कि वो एक जज ने तो इक्वेट कर दिया है, बस उस पे तो हमारा वही है। ठीक है सर, जिस तरह आपने भी देखा ओवरऑल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत भी जो है अरेस्ट होती गई, फिर उसके बाद वो रिलीज़ होती गई। इस सिचुएशन में आखिर क्या आपको लगता है कि जो इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल है वो रिहा हो जाता है और जो इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल नहीं है वो केसेस जो है भुगतता रहता है सालों साल? देखें, हम अपनी क़यादत की बात करें तो हमने फेस किए हैं। अभी आसिफ अली जरदारी साहब भी मेडिकल लेवल पे बेल पे हैं और मोहतरमा फरियाल दलपुर साहिबा वो मेरिट पे बेल पे। खबरें आ रही हैं शायद जरदारी साहब भी जो है बाहर चले जाएं, दुरुस्त है? बाहर मैं तो कभी हमारी लीडरशिप बाहर नहीं जाएगी, उनका इलाज यहाँ पे जारी है और वो अभी भी यहाँ पे कराची में ज़ेर इलाज है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल स्टेटमेंट दिए बाकायदे, उनको भी हिरासा किया जा रहा है कि नैब के वो जो है 24 तारीख को आए, उन्होंने जवाब दे दिया। जरदारी साहब वैसे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों इलाज करना पसंद नहीं करवा रहे अपना कराची में? कराची में उनके जो जाती मौलेज हैं उनसे ही इलाज करवा रहे हैं, गवर्नमेंट के भी अच्छे डॉक्टर्स हैं। सर, गवर्नमेंट के जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हमने इतना ताकतवर और इतना पावरफुल नहीं बनाया ना कि आप लोग वहाँ जाना पसंद करें, गरीब के लिए वहाँ पे दुरुस्त है। नहीं, कराची में यहाँ पे NICVD और जनाब बहुत जबरदस्त चल रहे हैं, अच्छा और वहाँ पे फ्री इलाज। लेकिन जरदारी साहब वहाँ एडमिट नहीं हैं। जरदारी साहब के जो अपने डॉक्टर्स हैं उनसे वो जो मुतमईन है, हमने पहले भी यही कहा था कि हमें सिर्फ अपने डॉक्टर से इलाज करवाने दें, उनकी इजाजत। क्या डॉक्टर्स कॉम्पिटेंट नहीं है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, या मैनेजमेंट में करप्शन बहुत इन्वॉल्व है और वहाँ पे आप ओवरऑल जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि आप लोग की शान में गुस्ताखी होगी? देखें, आप तो घुमा फिरा के कह रही है जवाब, सवाल जो है, मगर ये है कि हमारी लीडरशिप बाहर नहीं गई।
यहीं पे इलाज हो रहा है पाकिस्तान। लेकिन कह रहे सर वो पैसे नहीं दे रहे ना, लेकिन सर कहा जा रहा है जरदारी साहब अभी पैसे नहीं दे रहे तो इसीलिए वो बाहर नहीं जा रहे, वो पैसों की कोई मामला चल रहे हैं। पैसे हमारी लीडरशिप ने कभी भी ऐसा गलत काम नहीं किया और इंशाल्लाह वो सुरखरू होकर निकलेंगे। नवाज शरीफ साहब आपने आधे पैसे दे के जा चुके हैं और अब जो आधे पैसे रह गए वो मरियम नवाज साहिबा को इसीलिए नहीं जाने दे रहे, दुरुस्त है ये बात? उनकी लीडरशिप भी बता सकते हैं कि वो उन्होंने पैसे लिए या दिए या क्या किया। अच्छा। उनका जाती मामला है, हम तो अपनी बात करेंगे पार्टी की कि हमारे जो लीडर तो यानी जरदारी साहब बाहर नहीं जाएंगे। मैं एक बात जरूर करूंगा कि इनके जो फैसले थे जो नैब के जी, उसमें हलीमा बाजी को जो जैसे ट्रीट किया गया वैसे मैडम फरियाल टलपुर साहिबा को रात को 12 बजे उन्होंने जो है हॉस्पिटल से लेके जेल कस्टडी किया गया और 6 महीने वो जेल में रही हैं। सर एहसान इकबाल साहब कहते हैं नैब के केसेस बनाना, अरेस्ट करना आप कोई बेइज्जती की बात नहीं है, वो तो डिटेल से मतलब कह रहे हैं। इनके हमारे लिए दोगला मयार क्यों, मतलब हमारे लिए चेंज क्यों? इनके हलीमा बाजी के भी केस थे, वो बड़े प्यार और तहम्मुल से सॉर्ट आउट हुए उनसे। हाउ डू यू नो कि वो प्यार और तहम्मुल से उनको कोई जेल कस्टडी में नहीं डाला गया, उनको कोई अरेस्ट नहीं किया गया। हमारे लीडरान को अरेस्ट करते हैं, जिनका दिल करता है वो पकड़ के लेके जाते हैं, मगर हम सुरखरू होंगे और हम सच की राह पे हैं तो हम सच पे आ रहे हैं, लड़ रहे हैं। अब कल भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यही कहा है कि अगर मुझे मैं इस बयान पर भी आपसे बात करूंगी, एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहता है। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अदील ANF ने राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया मंशियात के केस में, अब उनको जो है लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत भी मिल गई है। क्या हुकूमत के ओवरऑल इस हवाले से जो क्रिटिसिज्म हो रहा है आप लोग के ऊपर कि एक ये भी हो रहा है कि आप लोग ठीक से जो केसेस हैं उनको भी हैंडल नहीं कर पा रहे, एज इन के जो भी इनकी डील्स हो रही हैं जिस भी इंस्टीट्यूशन के साथ या जिस भी डिपार्टमेंट के साथ हो रही हैं वो हो रही हैं, आप लोग कुछ चीज़ों को जो स्टेट ऑफ द रिट है वो कायम नहीं कर पा रहे? देखिए हुकूमत जो है वो अपना काम कर रही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें देखें अगर जो PIC का वाक़या हुआ वकीलों का, तो हुकूमत ने जो है वो वकीलों को गिरफ़्तार भी किया, उनको अदालतों में पेश भी किया, जो सबूत और शवाहिद हैं वो भी दिए गए। लेकिन अगर अदालत जो है वो अब मसालती कमेटी बनाकर वकीलों और डॉक्टरों के अंदर सुलह करवाए, तो मुझे ये बताएं कि जो इतने वहाँ पे कितने कत्ल हुए उस हॉस्पिटल के अंदर, तो कोई अगर आम आदमी कत्ल करता है और अदालत में केस जाता है तो वो कातिल और दूसरी जो मकतूल है उनके दरमियान मसालती कमेटी बनाकर उनके दरमियान भी सुलह करवा दे अदालत। ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ। इसी तरीके से आपका ये बाकी जो केसेस हैं, मैं अपोजिशन से इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो नैब का की परफॉर्मेंस है और जो नैब का तरीक़ाकार है, इस पर मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अभी तक जब नैब 99 में गालिबन नैब जो है वो मार्ज़ वजूद में आया, ये शानदार इदारा, और 20 साल हो गए हैं इस इदारे को। अब तक जो इनकी टोटल रिकवरी है, पंजाब की हमारी जब गवर्नमेंट आई है 15 महीनों में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की रिकवरी नैब की 20 साल की रिकवरी से डबल है। अच्छा। और ये लोगों को पकड़ते हैं, चीखें निकल रही हैं, लोगों को पकड़ते हैं, बेल हो जाती है, पकड़ते हैं, बेल हो जाती है, कोई यानी कोई प्रोडक्टिव सॉल्यूशन तो नहीं हुआ ना। मैं तो यानी पकड़ा जाता है, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है और फिर उसके बाद छोड़ दिया जाता है। शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुझे, और मैं ऑपोजिशन से इस बात पे एग्री करता हूँ। बट सवाल ये पैदा होता है कि ये नैब जो है ये जब 99 में एक डिक्टेटर ने बनाया तो उसके बाद 2 जमहूरी हुकूमतें गुजरी हैं। इन 2 जमहूरी हुकूमतों ने इस नैब को रिफॉर्म करने की कोशिश क्यों नहीं किया गया ना अपने कोशिश की। और आज जिन केसेस पे ये चीख रहे हैं और PTI पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो ये केसेस इनमें से PTI ने तो कोई केस नहीं बनाया। अगर फरियाल तालपुर पे कोई केस है, आसिफ जरदारी पे कोई केस है, तो वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने बनाए। अगर नवाज शरीफ पे कोई केसेस हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या लेना देना? नैब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाए नहीं है, केसेस हमने बनाए, केसेस हमने बनाए नहीं है। और बड़ा एक रिडिकुलस किस्म का कंपैरिजन करते हैं कि हलीमा बाजी जो है उनके केसेस का क्या हुआ। ओ भाई आप लोग 40 सालों से आप लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं। हलीमा बाजी जो है उनका आप मुझे बता देना, उनका सियासत से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं, किसी किस्म की किसी पोजीशन पे वो हुकूमत की रही नहीं,
भाई किस किस्म का उन पे इंक्वायरी, कौन सा केस इस पे चलाना चाहते हैं? बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाता है। कौन सा केस और वो जो है वहाँ से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब आप जब बात कर रहे थे, बात भी होगी, जब आप बात कर रहे थे तो आप अपनी बारी में बात कर लीजिएगा, मैंने आपको मौका दिया उस पर। वो आप ये बड़ा एक रेडिकुलस किस्म का कंपैरिजन करते हैं। बाकी जो अदालतों पे जो है वो मुअज़्ज़ज़ अदालतें, अगर हम वो कहते हैं ना कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी, हमें कोई नोटिस आ जाएगा तौहीन अदालत का। बट मेरे ख्याल से ओवरऑल जो है वो इदारे, पाकिस्तान के जितने भी इदारे ओवर द पीरियड ऑफ 72 ईयर्स जो भी हुकूमतें आई हैं, कोई किसी किस्म की किसी ने इस्लाहात करने की कोशिश ही नहीं की। जुडिशल रिफॉर्म्स भी जैसे शुजा हैदर साहब ने बजा फरमाया बिल्कुल कि बहुत ज़रूरी है, और इस पे हमारी हुकूमत ही पहली दफ़ा काम कर रही है। लेकिन रिट ऑफ द स्टेट क्या कायम है इस वक्त? हम अदलिया के साथ राना सनाउल्लाह साहब का छूट जाना, फिर जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका अंदर जाना, फिर वापस बाहर आ जाना। देखें ये छूट जाना किसी अदालत में किसी भी टेक्निकल बुनियाद या कोई ऐसी वजूहात की बुनियाद पर छूट गए होंगे और वो फिर भी गिरफ्तार हो सकते हैं। अगर लेकिन यही तो चलता रहता है ना अनफॉर्चुनेटली, कितने सालों से यही तो चल रहा है अदील। मैंने तो आपको इसी चीज़ पे कहा ना कि मुझे नैब के परफॉर्मेंस पे इख्तिलाफ, इनसे एग्री क्यों करता हूँ ऑपोजिशन से, वो इसी वजह से एग्री करता हूँ कि ये जो तरीक़ाकार है इसको रिफॉर्म होने की बड़ी शदीद ज़रूरत है। और हुकूमत जो हमारी हुकूमत है वो पहली दफ़ा पाकिस्तान में हर इदारे में जो है वो रिफॉर्म्स लेकर आ रही है, चाहे वो अदलिया हो, जुडिशरी के साथ हम मिल के उसको रिफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो तालीम का शोबा हो, चाहे वो सेहत का शोबा हो, चाहे पुलिस का शोबा हो, लॉ एंड ऑर्डर का, हर जगह जो है आज पंजाब की कैबिनेट की आप अगर मीटिंग देखें तो ज़बरदस्त किस्म के रिफॉर्म्स की मंजूरियाँ दी गई हैं वहाँ पे। वो मैं पढ़ रहा था और बहुत ही मतलब जो पाकिस्तान में आप ये समझ लें कि पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि पंजाब में हकीकी रिफॉर्म्स जो हैं उसकी तरफ हुकूमत जा रही है। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से 1.5 साल का अरसा जो है वो काफ़ी नहीं होता किसी भी 72 साल के मेस को रिफॉर्म करना। रिफॉर्म एक टाइम टेकिंग एंड पेनफुल प्रोसेस होता है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ और बेहतर गवर्नेंस की तरफ जो है। शुजा, इस जो बिलावल साहब का रीसेंट स्टेटमेंट है वो कहते हैं खौफजदा नहीं, हुकूमत में हिम्मत है तो गिरफ्तार कर लें, गिरफ्तार हुआ तो मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊंगा। हाउ डू यू सी दिस? स्टेट विद इन द स्टेट वाली बात है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जिस शख्स को भी ताकत मिल जाती है वो इतना ताकतवर हो जाता है कि वो अपने आप को अबव द लॉ सोचने लगता है। अगर आपके ऊपर कुछ केसेस हैं, अगर आपके ऊपर कुछ इल्ज़ामात हैं तो आप और आपको गिरफ्तार करने की नौबत आ जाती है तो पहले तो आप जमानत ही ले लें, सीधे सीधा अदालत से जाके हफ्ते वाले दिन भी, इतवार वाले दिन भी मिल जाती है जमानत, ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ पे सैटरडे को भी कोर्ट्स ऑपरेट होती है। मेरे ख्याल में तो इतवार को भी हो जानी चाहिए लोगों के लिए। तो किसी को जमानत ले लीजिए, आपको ऐसी क्या टेंशन है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैं और ख़तरनाक हो जाऊँगा, इसका अंदर बिलावल साहब अभी ख़तरनाक समझते हैं अपने आप को। ठीक है, ठीक है सर। हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट इटसेल्फ? बिलावल साहब का क्या थ्रेट वाला स्टेटमेंट नहीं है कि वो थ्रेट दे रहे हैं स्टेट को? यही तरीकाकार है। मैं आपको बता रहा हूँ, चीफ जस्टिस साहब ने उनको इनोसेंट साबित किया था और अचानक से फिर उनको नैब की। लेकिन सर देखिए ना, चीफ जस्टिस साहब ने तो ठीक है, उनकी राय थी उनकी अपनी, उसकी इज्जत है। लेकिन एक शख्स जो कि 2-3 साल से उसको कंपनी का जो है स्टेक होल्डर बना देना, फिर 22-23 साल में उसके सिग्नेचर्स होना कंपनीज में, क्या ये इटसेल्फ जो है ये अजीब सी बात नहीं है? बिलावल साहब क्या अचानक से, वही मैं कह रहा हूँ, जब ये चाहते हैं तो नैब हरकत में आ जाती है। अब यहाँ पे मोहतरमा की बरसी होनी थी और उसके बाद एक ही बंदा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो सारे पॉलिटिशियंस हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन में कुछ बात करते हैं, कुछ नहीं करते, मगर एक बंदा है जो मुल्क के मुफाद में बात कर रहा है, लोगों के हुकूक के बारे में बात कर रहा है, महंगाई के खिलाफ बात कर रहा है या कहीं पे कोई शर फैलाने वाले स्टेटमेंट्स भी आते रहते हैं। मुल्क के मुफाद में बात कर रहा है। आज मुल्क की क्या हालत है, डॉलर कहाँ पहुंचा हुआ है। आर्मी चीफ साहब के एक्सटेंशन के टाइम पे उनके कुछ स्टेटमेंट्स हों या फिर उसके बाद वो किस किस्म के स्टेटमेंट्स वजीर आजम साहब के लिए दे रहे थे, फिर वर्डिक्ट आने के बाद उस सिचुएशन में उनके बयानात में, पुलवामा इंसिडेंट में बिलावल के बारे में तो हम बात करेंगे, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बात करते हैं, और जो गलत पॉलिसीज होगी स्टेट के लिए डेफेमेटरी बयानात आ रहे हैं। नहीं, स्टेट के बारे में बिलावल साहब ने कोई गलत बात नहीं की है कभी भी। और दूसरी बात, जो फैसला आया था मुशर्रफ साहब का, उसके बारे में भी हम कहते हैं कि कोर्ट का हमारा एहतराम है, क्योंकि कोर्ट ने वो फैसला दिया। और जो लेजिस्लेशन होनी है
आर्मी चीफ साहब की, उसके लेकिन बारे सर में जैसे शुजा साहब कह रहे हैं कि ये स्टेट विद इन द स्टेट वाला मामला दिखाई दे रहा है, यानी चैलेंज करने की बात हो रही है स्टेट को चैलेंज हमने कि इफ स्टेट यू को नहीं अरेस्टेड किया। मी आई एम गोइंग टू बी डेंजरस। हमने स्टेट को ये नहीं, कैसा देखें statement हमारे है? पास लोगों आवाम की डेंजरस Yes, more dangerous. जहर उगलना शुरू करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो दस जरदारी दसेंगे, साहब के पास अवाम की दम ताकत, मारेंगे क्या? अवाम साथ है हमारे साथ। हम यू टर्न नहीं लेते, वो आपके लीडर लेते वो होंगे। तो सारे पॉलिटिकल लीडर्स लेते हैं। बाकी इंशाल्लाह अभी हमारे चेयरमैन साहब ने जो कहा है उन पे हमारी पूरी पार्टी के साथ है और खड़े रहेंगे। मतलब यू डोंट सी द स्टेटमेंट एज समथिंग नेगेटिव? नहीं जी, सर पीपल्स पार्टी का स्टांस यही है इस पे कि ये कोई बुरा या डेरोगेटरी जुमला नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं है इनकी स्टेटमेंट ऐसे। इससे पहले भी जरदारी साहब भी ये कह चुके हैं कि ईंट से ईंट बजा नैब के चेयरमैन की क्या मजाल कि मुझे गिरफ्तार करे। 2 साल के लिए दुबई में छुपे देखिए हुए अलविना, थे। इस वक्त सिचुएशन ये है छुपे कि तो सर कोई भी नहीं है, अभी इस भी वक्त यही है हमारे लीडर। अभी इस वक्त सिचुएशन ये है कि इमरान खान के लिए एक चौमुखी लड़ाई है और वो लड़ रहे हैं। अदलिया क्या कर रही है, दूसरे इदारे क्या कर रहे हैं, तो सारे इदारे दुरुस्तगी से काम कर रहे हैं इस वक्त इस मुल्क में। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक तरफ से अदलिया ने जब बयान दिया है, ये मुशर्रफ को सज़ा दी है। आप DGISPR का बयान सुनिए, वो कह रहे हैं कि हम बैरूनी और अंदरूनी जो साजिशें हैं हम उनके ऊपर गहरी नजर रखे में। एक बात बहुत ज्यादा गौर फिक्र मतलब- वाली थी, हाइब्रिड वॉरफेयर की जो उन्होंने बात की, जिसको सीरियसली हमारे मुल्क में नहीं लिया जी, जा रहा। जी। इसके ऊपर रिसर्चेस होती हैं, स्टडी होती है बाकायदा। मेरा ख्याल है कि हर डिपार्टमेंट पे बाकायदा एजेंसियाँ काम करें और देखें कि किसके कहाँ से रिलेशंस हैं, क्योंकि ये गद्दारी और कंस्पायरेसी, ये सारी बहुत सारी बातें जो हैं वो चल रही हैं। आप देखें इंडिया जो है इस वक्त बॉर्डर पे, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं इस वक्त भी जो है वो बमबारी हो रही है और पाकिस्तान को हर तरफ से प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। सर मुशर्रफ साहब के वर्डिक्ट के नेक्स्ट डे नीलम वैली में जो तबाही उन्होंने मचाई, इस वक्त मेरे ख्याल में इमरान खान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इकनॉमी है। ये सारे मसाइल एक तरफ, अवाम को इस बात से दिलचस्पी नहीं है कि कौन छुट रहा है, कौन गिरफ्तार हो रहा है। आज एहसन इकबाल साहब गिरफ्तार हो रहे हैं, कल खुर्शीद शाह साहब गिरफ्तार हुए थे। अवाम अगर वो इकनॉमी का मसला हल कर दें, जो कि लग रहा है कि वो थोड़ा सा इकोनॉमी के मसले के ऊपर बात करें। मुशर्रफ साहब के वर्डिक्ट की जो बात है ना, इसमें जिसने हुक्म दिया था कि आर्मी चीफ मुल्क का एक फौज का सरबराह, उसका जहाज पाकिस्तान में ना उतरने दिया जाए, इंडिया में उतारा जाए, शरीफ साहब जी, तो उस केस का क्या हुआ? क्या वो सेंसिबल था? वो सेंसिबल चीज थी? क्या वो मुल्क के साथ गद्दारी नहीं थी? क्या वो पाकिस्तान के आइन के साथ और इस कौम के साथ या फौज पाकिस्तान के साथ गद्दारी नहीं थी? तो मेरे ख्याल से बहुत सारे दूसरे आर्मी चीफ की तैयारियां हो रही थी। हाँ, बहुत सारे। और ये बेनजीर भुट्टो साहब ने ये एडमिट किया था, शी सेड ऑन एयर कि मुशर्रफ साहब के हवाले से जब वो बात करी थी और नवाज शरीफ साहब के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने आर्मी में डिवाइड करने की कोशिश की। आज आप लोग बात करते हैं कि इस दौरे हुकूमत ने जो है इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन बेनजीर भुट्टो साहिबा ने उस वक्त कहा था कि कंट्री वाज गोइंग बैंकरप्ट, देखिए वो ऑल ऑफ द इंस्टीट्यूशंस वर कंप्लीटली फेल्ड। और बहुत सारी तनकीद उन्होंने की जो आज आप लोग करते हैं वही बीबी ने नवाज शरीफ साहब के लिए की थी। वो जमाना मोहतरमा का वो था, अब जो चल रहा है वो और है। तो बातें तो सेम है, सिमिलर बातें हैं। नहीं, अभी इकोनॉमी की ही बात चल रही थी, तो हम आप देखें ना, उस जमाने में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, इससे बेहतर हालात थे डॉलर के। लेकिन बेनजीर भुट्टो साहिबा कह रही थी कि सारे इंस्टीट्यूशंस फेल जा रहे हैं, बैंकरप्ट हो रहा है मुल्क, इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। ये आप नून लीग के जमाने की बात कर रहे हैं? यस। अच्छा, नहीं उस जमाने की देखें, हम अपनी बात करें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में डॉलर बेहतर था, इकोनॉमी सही थी, आप लोग की आइडियल सिचुएशन थी, बहुत अच्छी थी, इनसे बहुत बेहतर, बहुत अच्छी थी सर। आर यू श्योर? हमारे पास क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मौजूद है बेहतर? क्या हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल्स मौजूद है जहां पे हमारे बड़े और आला और बरतर पॉलिटिशियंस जो है वहां जाके इलाज कराया जा बेहतर सके? हुए थे। पाकिस्तान स्टील मिल तबाह हो गया था, लेकिन नवाज शरीफ साहब का स्टील मिल जो है वो फल फूल रहा था। PIA तबाह हो गई थी, लेकिन निसार डार साहब का जो है वो जबरदस्त चल रहा था, एयर ब्लू अच्छा चल रहा था, एयर ब्लू जबरदस्त चल रहा था, तो हालात तो बेहतर थे। वो आवाम के हालात जैसे भी थे, इन लोगों के हालात तो जबरदस्त चल रहे थे, ऐसी बात। आजकल जो आवाम के हालात है, अब उससे कंपेयर करें ना, लोग तो गरीब से गरीब तर हो रहे हैं। लेकिन हर साल हो रहा है ना, टमाटर कहाँ चला गया, खाने पीने की अशिया कहाँ है? सैयद रियाज साहब, टमाटर की अगर आपने बात यहाँ पे छेड़ दी है, तो टमाटर का एक्यूजेशन भी डायरेक्ट आप लोग के ऊपर आता है, क्योंकि जब टमाटर की फसलें इस मुल्क में मौजूद थी और सिर्फ जिस दौरे हुकूमत
नॉर्थ में इंडिया के साथ ट्रेड को जो है बेहतर समझा गया। जो नॉर्थ में फसलें हैं टमाटर की, उनको रिजेक्ट किया गया क्योंकि वो उनको थोड़ी महंगी पड़ रही थी और वहां से उनके पास जो है वो कुछ और भी उनको बेनिफिट्स मिल रहे थे और उन्होंने उस पर जो है यानी अपने आप को खुद ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। हमने डिपेंडेंट नहीं बनना। बाकी जो अदवार हैं उसमें कौन से ऐसे काम हुए जिसमें हमने अपने आप को डिपेंडेंट बनाया? हम खुद को एग्रीकल्चरल स्टेट कहते हैं, क्या हम लोग एग्रीकल्चर में वाकई हमने तरक्की की है? हमारे पास हमारी एग्रीकल्चर स्टेट है। सर, सिंध की जमीन कितनी जरखेज है? क्या सिंध की जमीन से हमने क्या फायदा उठाया? हमारी सिंध में ज़ाहिर पानी का मसला है, जो हम इनसे कहते हैं कि इरसा वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमारी कल भी सीसीआई की मीटिंग में भी सीएम साहब ने सीएम और वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई, कुछ प्रोडक्टिव मामलात, ये बातें सीएम साहब ने उठाई हैं। सीजे कैनाल पे जो पावर प्लांट है उनकी बातें उठाइए, पानी की बातें उठाइए, जो पंजाब हम चाहते हैं कि चारों सूबों में इक्वली हो, जिसमें फ़ायदा हो, हमारे सिंध को भी फ़ायदा हो, क्योंकि सिंध की ज़राअत को नुकसान होता है। हमारा ओगरा का नुमाइंदगी हमारे पास नहीं है, उसके लिए हमने बातें उठाई हैं। हमने ऐसी बहुत सारी, हमारे जो NFC के पैसे हैं उसके लिए हमने बातें उठाई हैं। मतलब सिंध के इशूज़ को हम, एक मीटिंग होती है CCI की जो 3 महीने में होनी चाहिए, वो 11 महीने के बाद हुई है। हम तो 11 महीने के बाद हुई है। इसमें ऑपोजिशन जमातें जो है आपके हवाले से कंसर्न जाहिर करें कि आप लोग ऑपोजिशन को वन पेज पे लेके नहीं चलते, क्या यही वजह है 11 माह में हुई है? देखें, सिंध की जहाँ पे भी बात है, चाहे वो सिंध को पानी की तरसील का मामला हो, चाहे सिंध की और हकूक़ के मामले में, उसमें हम बिल्कुल सिंध हुकूमत के साथ खड़े हैं और वफाकी हुकूमत से हमारे रवाबित जो हैं वो इस सिलसिले में, और ये CCI की मीटिंग का कॉल करने में भी हमारी सिंध की जो लीडरशिप है, हमारे अपोजिशन लीडर साहब और जो कराची से हमारी लीडरशिप है, उनका बड़ा अहम रोल है। और कल जो मीटिंग हुई वो 7 घंटे एक तवील मीटिंग हुई, बड़ी प्रोडक्टिव मीटिंग हुई, और सिंध के जितने भी हकूक़ हैं उसमें हम उनके साथ खड़े। सवाल ये पैदा होता है कि सिंध हुकूमत ने पिछले 12 साल से मुसलसल सिंध जो है वो हुकूमत में है, सिंध में इन्होंने सिंध की आवाम के लिए क्या किया? इन्होंने पानी चले इरसा से जो आती है, तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर जो है उसमें सिंध में क्या काम हुआ है? कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जिसमें कंजर्वेशन ऑफ वाटर पे काम हुआ, कोई एक ऐसी चीज। सिंध में तो जो है वो सियासी बुनियादों पर पानी बंद और खोला जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अदील वहाँ पे किया जाता है। जो एग्रीकल्चरल आपके पास इतनी बड़ी जमीन है, उसमें आपने कौन सी ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो सिंध में लेकर आए? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद रियाज साहब, आपका भी प्रोग्राम में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑपोजिशन जमातें और हुकूमत में अब भी जो है एक लूप होल मौजूद है। उम्मीद करते हैं कि दोनों वन पेज पर, वन प्लेटफॉर्म पर एक साथ आएँ और प्रोडक्टिव तरीक़ेकार से जो है कुछ काम कर पाएँ, क्योंकि ऑपोजिशन जमातें भी जो हैं एक मुल्क का एक अहम स्टेक होल्डर हैं, और अगर ऑपोजिशन जमातें वाकई किसी ख़ास मुद्दे के ऊपर और किसी प्रोडक्टिव चीज़ के ऊपर अपना कंसर्न जाहिर करेंगी और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करेंगी, तो इस मुल्क की बेहतरी होगी। ना सिर्फ अनहेल्दी क्रिटिसिज्म को अवॉइड किया जाए, बल्कि जो इदारे एक दूसरे के मामलात में इंटरवीन करते हैं, इससे भी बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। आज के लिए इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है ALVENAAGHA, Alvina Agha. That's all for today. Allah Hafiz and God bless you all.